हेलो बच्चों। आसाम बोर्ड क्लास 12 कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन चैप्टर 1 सी प्लस प्लस रिविजन टूर। और इस रिविजन टूर का ये डे 5 है। इस डे 5 में हम लोग शुरू करेंगे नया टॉपिक। और हमारे नए टॉपिक का नाम है फ्लो ऑफ कंट्रोल। फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कुछ प्रोग्रामिंग किए हैं, तो कुछ प्रोग्रामिंग का आइडिया आपको ऑलरेडी हो चुका होगा। अगेन हम लोग यहाँ पर एक प्रोग्राम देखते हैं जिससे आप भली भांति परिचित होंगे पहले से ही। यहाँ पर लिखा हुआ है हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच पहली लाइन में। फिर लिखा हुआ है इंट मेन, फिर ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, फिर एक स्टेटमेंट है सी आउट हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। इसके बाद है रिटर्न जीरो, और उसके बाद है आपका क्लोजिंग ब्रेसेस। ये आपका एक सिंपल सा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में क्या होता है ना, सबसे पहले हमारा प्रोग्राम कहाँ से रन करता है, आपको मालूम है हमारा कोई भी सी प्लस प्लस प्रोग्राम जो होता है वो मेन से रन करता है। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, मैंने एक वर्ड यहाँ पर कहा कि प्रोग्राम का कंट्रोल है ना, प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। इसके बाद इस लाइन में आएगा, उसके बाद प्रोग्राम का कंट्रोल यहाँ आएगा, उसके बाद प्रोग्राम का कंट्रोल यहाँ आएगा, और सबसे आखिरी में यहाँ आएगा। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक वर्ड कहा प्रोग्राम का कंट्रोल, यानी प्रोग्राम कंट्रोल। ठीक। इसका जो फ्लो है, इसका फ्लो कैसा था, पहले हम लोग पहले लाइन में गए, उसके बाद प्रोग्राम का कंट्रोल दूसरे लाइन में गया, फिर तीसरे लाइन में गया, फिर चौथी लाइन में गया, और फिर आखिरी में पांचवी लाइन में गया। तो ये जो प्रोग्राम के कंट्रोल का जो फ्लो है, जो बहाव है कह सकते हैं, वो आपका कैसा था, वो आपका सिक्वेंशियल था। सिक्वेंशियल मतलब क्रम के अनुसार, पहले पहला लाइन, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो इसे हम लोग कहेंगे सिक्वेंशियल फ्लो। तो किसी भी प्रोग्राम में हम लोग जो पहले लाइन में, फिर दूसरे लाइन में, फिर या तीसरे लाइन में जाते हैं, तो जाते हैं कहने का मतलब प्रोग्राम का कंट्रोल जो है ना वो जाता है पहले लाइन में, दूसरे लाइन में और तीसरे लाइन में। तो इसका जो फ्लो है, हम इसके फ्लो को क्या कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। प्रोग्राम का जो फ्लो है, अभी हमने प्रोग्राम का कंट्रोल सिक्वेंशियल देखा, तो क्या इसके फ्लो को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका उत्तर है, इसका आंसर है हाँ। हम लोग प्रोग्राम के कंट्रोल के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, और वही हम लोग को पढ़ना है फ्लो ऑफ कंट्रोल। ठीक है। तो आपके एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या होता है। ठीक है, ये बस जानकारी के लिए है। आप जानते हैं स्टेटमेंट्स क्या होता है। ठीक है। आप जानते हैं स्टेटमेंट्स क्या होता है। स्टेटमेंट्स आर द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ एक्शन। स्टेटमेंट वो इंस्ट्रक्शन होता है जो हम कंप्यूटर को देते हैं, और कंप्यूटर जो है वो इंस्ट्रक्शंस के आधार पर कोई एक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है। जैसे अगर हम लोग यहां पर लिखें सी आउट, डबल कोट्स के अंदर अगर हम लोग लिखें हेलो वर्ल्ड, ठीक है, ये लिखा, तो ये जो है ये एक स्टेटमेंट हुआ, ये एक इंस्ट्रक्शन हुआ जिसे हमने कंप्यूटर को दिया। ठीक। अगला पॉइंट, स्टेटमेंट्स आर टर्मिनेटेड विथ सेमीकोलन। जो स्टेटमेंट होता है वो एंड होता है, खत्म होता है किससे, सेमीकोलन से। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सेमीकोलन इज कॉल्ड इम्पटी स्टेटमेंट और नल स्टेटमेंट। अगर आप कुछ ना लिखो और केवल सेमी कलोन भी अगर आप लिख देते हो, तो ये भी एक स्टेटमेंट कहलाता है। ठीक है, ये भी एक स्टेटमेंट कहलाता है, और इस स्टेटमेंट को नाम दिया गया है इम्पटी स्टेटमेंट, या फिर इसे हम लोग कहते हैं नल स्टेटमेंट। ठीक। स्टेटमेंट और क्या क्या हो सकता है, आपने वेरिएबल बनाना सीख लिया है, जैसे इंट एक्स लास्ट में सेमीकोलन लगाए, तो ये आपका एक स्टेटमेंट कहलाएगा। अगर हमने लिखा x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड और लास्ट में सेमीकोलन लगाया, ये भी हमारा स्टेटमेंट कहलाएगा। तो ये सभी क्या है, ये सभी स्टेटमेंट के उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज कंपाउंड स्टेटमेंट या फिर ब्लॉक। पहले हम लोग छोटा सा ये कोड देखें। ये ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस है। ठीक। उसके बाद हमने यहाँ पर कोई स्टेटमेंट लिखा, उसके बाद हमने दूसरा स्टेटमेंट लिखा, है ना। एक स्टेटमेंट भी हो सकता है या एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी हो सकता है, लेकिन वे स्टेटमेंट अगर ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस के बीच में हो, तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं
कंपाउंड स्टेटमेंट या फिर ब्लॉक कहते हैं। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। डेफिनेशन को मैं पढ़ देता हूं। A compound statement in C++ is a sequence of statements enclosed by a pair of braces. Compound statement C++ में स्टेटमेंट्स का सीक्वेंस होता है। ये स्टेटमेंट का सीक्वेंस है, स्टेटमेंट का क्रम है, और ये घिरा हुआ होता है पेयर ऑफ ब्रेसेस। ठीक है, ये जो ब्रेसेस है इसका जो है एक जोड़ा है ना, इसके बीच में अगर ये घिरा हुआ है आपका सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट आपको कहाँ कहाँ देखने को मिला है अब तक? आपको याद होगा, आप मेन फंक्शन ऐसे लिखते थे, फिर यहाँ शुरू करते थे, फिर यहाँ बंद करते थे, इसके बीच में कोड होता था। तो ये भी क्या है आपका, एक तरीके से यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ये एक कंपाउंड स्टेटमेंट कहलाएगा। नेक्स्ट है थ्री टाइप्स ऑफ फ्लो ऑफ कंट्रोल। ठीक है, फ्लो ऑफ कंट्रोल तीन तरह का होता है। पहला होता है सिक्वेंशियल फ्लो, दूसरा होता है सिलेक्शन फ्लो, और तीसरा होता है हम लोगों का इटरेशन फ्लो। सिक्वेंशियल फ्लो में क्या होता है, जैसे ये पहला स्टेटमेंट है, फिर ये दूसरा स्टेटमेंट है, फिर ये तीसरा स्टेटमेंट है। पहले हमारा जो है प्रोग्राम का कंट्रोल पहले स्टेटमेंट के पास जाएगा, फिर ये एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद हमारा जो प्रोग्राम का कंट्रोल है ये दूसरे स्टेटमेंट के पास जाएगा, फिर दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद प्रोग्राम का कंट्रोल तीसरे स्टेटमेंट के पास जाएगा, और तीसरा आपका जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेगा। तो ये जो फ्लो है इसे हम लोग कहते हैं सिक्वेंशियल फ्लो। अब बात करते हैं सिलेक्शन फ्लो की। सिलेक्शन फ्लो में क्या होता है, जैसे यहां भी एक स्टेटमेंट है और यहां जो है दूसरा स्टेटमेंट है। ठीक, यहां पर कोई एक्सप्रेशन हो सकता है। एक्सप्रेशन किस प्रकार से, कुछ रिलेशनल एक्सप्रेशन, जैसे हो सकता है कि इज ए इज ग्रेटर देन 10, इस तरह का। ठीक, और इस तरह का जो एक्सप्रेशन होता है जिसमें रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल किया गया है, इस एक्सप्रेशन को हम लोग कहते हैं रिलेशनल एक्सप्रेशन। अब ये जो रिलेशनल एक्सप्रेशन है, ये रिलेशनल एक्सप्रेशन आपको रिजल्ट या तो ट्रू देगा या तो क्या देगा, फॉल्स देगा। ठीक, तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं डायमंड शेप, है ना, यहां पर एक्सप्रेशन होगा, एक्सप्रेशन को इवेलुएट किया जाएगा। अगर वो ट्रू होगा तो हम लोग इधर को चले जाएंगे, अगर ये फॉल्स होगा तो हम लोग इधर को चले जाएंगे। कहने का मतलब यहां पर ये है कि कंडीशन के ट्रू होने पर हम लोग स्टेटमेंट 1 के पास जाएंगे, और कंडीशन के फॉल्स होने पर हम लोग स्टेटमेंट 2 के पास जाएंगे। ट्रू होने पर 1 के पास, और फॉल्स होने की स्थिति में 2 के पास। कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि 1 और 2 दोनों के पास चले जाए, क्योंकि यहाँ जो एक्सप्रेशन होगा उसका आंसर या तो ट्रू मिलेगा या तो फिर फॉल्स मिलेगा। तो यहाँ पर या तो स्टेटमेंट 1 का सिलेक्शन होने वाला है या फिर स्टेटमेंट 2 का सिलेक्शन होने वाला है। डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर कि कंडीशन ट्रू होता है कि फॉल्स होता है। ट्रू होने की स्थिति में इस स्टेटमेंट का सिलेक्शन होगा, और कंडीशन फॉल्स होने की स्थिति में इस स्टेटमेंट का सिलेक्शन होगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपका जो है प्रोग्राम एंड कर जाएगा। तो इस प्रकार का स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, सिलेक्शन स्टेटमेंट कहते हैं, और इस तरह का फ्लो को हम लोग सिलेक्शन फ्लो कहते हैं। थर्ड है हमारा इटरेशन फ्लो। आपका जो इटरेशन फ्लो है इसमें क्या होता है, देखिए इटरेशन का मतलब समझिए रिपीटिशन। ठीक है, कोई चीज रिपीट हो रहा है ना, रिपीटिशन। जैसे यहां भी क्या होगा, यहां भी कोई कंडीशन होगा। जिस प्रकार से यहां पर आपने कोई कंडीशनल स्टेटमेंट लिखा होगा, उसी तरीके से यहां भी आप कोई कंडीशन लिखेंगे, और कंडीशन के ट्रू होने पर ये जो स्टेटमेंट है ना, ये जो स्टेटमेंट है कंडीशन के ट्रू होने पर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट होने के बाद हम दोबारा से जाएंगे कंडीशन को चेक करने के लिए। अगर फिर से ये ट्रू होगा तो फिर से ये स्टेटमेंट दोबारा एग्जीक्यूट करेगा, और एग्जीक्यूट करके फिर से हम जाएंगे इस वाले कंडीशन को तीसरी बार चेक करने के लिए। अगर तीसरी बार भी कंडीशन ट्रू होगा तो ये स्टेटमेंट तीसरी बार एग्जीक्यूट करेगा। तो आप देख रहे हैं कि एक ही स्टेटमेंट क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। ये रिपीटिशन कब रुकेगा, ये रिपीटिशन तब रुकेगा जब स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद हम फिर से जाएंगे कंडीशन चेक करने के लिए, और अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो हमारा जो है, हमारा प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो कहीं और चला जाएगा, और इस प्रकार से हमारा जो है ये रिपीटिशन रुक जाएगा। तो ये इटरेशन स्टेटमेंट। तो सिक्वेंशियल टाइप का प्रोग्राम क्या होता है, तो अब तक हमने लेक्चर 4 तक यानी डे 4 तक जितने भी प्रोग्राम किए वो सिक्वेंशियल फ्लो वाले थे। ठीक है, और आज डे 5 में हम लोग जो प्रोग्राम करेंगे वो होगा सिलेक्शन फ्लो से रिलेटेड। ठीक है,
और इसके बाद अगला जो क्लास होगा डे 6, उसमें इटरेशन से संबंधित या इटरेशन पर आधारित हम लोग जो है प्रोग्राम करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं। हमने क्या पढ़ा? सिक्वेंशियल फ्लो को जाना, सिलेक्शन फ्लो को जाना और इटरेशन फ्लो को जाना। यहाँ पर मैं एक वर्ड कह रहा था कि सिलेक्शन स्टेटमेंट या इटरेशन स्टेटमेंट। फ्लो तो खैर ये है ही, इसके अलावा स्टेटमेंट के बारे में भी मैंने बताया। तो हम लोग जानेंगे कि सिक्वेंशियल स्टेटमेंट और इटरेशन स्टेटमेंट के बारे में। तो अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि सिलेक्शन फ्लो के अंतर्गत कौन कौन से स्टेटमेंट आते हैं, यानी टाइप्स ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। ठीक। इसमें पहला है इफ स्टेटमेंट और दूसरा है आपका स्विच स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट के भी कुछ प्रकार है, जैसे एक सिंपल इफ स्टेटमेंट होता है, दूसरा इफ एल्स होता है और तीसरा होता है इफ एल्स होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इफ स्टेटमेंट का जनरल फॉर्म देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इफ कीवर्ड लिखते हैं, फिर पैरेंथेसिस में आप लिखेंगे कंडीशन। ठीक है। और उसके बाद आप लिखेंगे यहां पर स्टेटमेंट। अगर सिंगल स्टेटमेंट हो तो आप कर्ली ब्रेसेस लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट हो तो आपको कर्ली ब्रेसेस लगाना है। ठीक है। चलिए इस पे हम लोग कुछ और आगे बात करें। जैसे इफ लिख करके कंडीशन कैसे लिखा जाएगा? कंडीशन के लिए हम लोग जो है रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 10 इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, ये हमने लिखा और स्टेटमेंट के रूप में हमने लिख दिया सी आउट और यहां पर हमने लिख दिया यहां पर हेलो। अब यहां पर क्या है हम लोगों का कि 10 इज ग्रेटर देन 5, ये आपका कंडीशन है। अब इस कंडीशन को हम लोग इवेलुएट करेंगे कि ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। तो 10 चूंकि 5 से बड़ा है तो कंडीशन इवेलुएट हुआ क्या? ट्रू। कंडीशन ट्रू इवेलुएट होने पर इफ के जस्ट नीचे जो स्टेटमेंट है ये आपका क्या करेगा? रन करेगा, यानी एग्जीक्यूट करेगा। ठीक। और इफ के नीचे ये जो स्टेटमेंट है इसको हम लोग कहते हैं क्या? इसको हम लोग कहते हैं इफ का बॉडी, है ना? इफ का बॉडी। इफ का बॉडी का मतलब, इफ का बॉडी का मतलब ये हो गया कि इफ के कंडीशन के ट्रू होने पर जो स्टेटमेंट रन करे और इफ के कंडीशन के फॉल्स होने पर जो जो स्टेटमेंट रन ना करे। ठीक है। तो उसे हम लोग कहते हैं इफ का बॉडी। और इफ का बॉडी कहाँ होता है? तो इफ स्टेटमेंट को लिखने के बाद उसके जस्ट नीचे जो स्टेटमेंट होता है वो आपका कहलाता है इफ का बॉडी। तो यहां पर हमने क्या देखा? कंडीशन ट्रू था तो ये आपका जो इफ का बॉडी है, यानी ये जो स्टेटमेंट है, ये आपका एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर हम लोग कुछ ऐसा लिखते हैं 10 इज ग्रेटर देन 20, उसके नीचे हमने यहां पर लिखा सी आउट हेलो। ठीक। अब कंडीशन को इवेलुएट कीजिए तो ये कंडीशन क्या होगा? आपका फॉल्स होगा। तो फॉल्स होने की स्थिति में इसको इग्नोर कर दिया जाएगा। ठीक है, इसको इग्नोर कर दिया जाएगा। कंडीशन ट्रू होता तो ये एग्जीक्यूट करता, कंडीशन फॉल्स होने पर इसे इग्नोर कर दिया जाएगा और हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल इसके नेक्स्ट लाइन के पास चला जाएगा। ठीक है, बात समझ में आपको आ गया? देखिए इफ में बहुत सारा छोटा छोटा बात है जो आपको क्लियर करना बड़ा जरूरी है। जैसे अगर इफ लिखा हुआ है, यहां कंडीशन लिखते हैं आपको मालूम है, और यहां एक स्टेटमेंट है ना, STMT स्टेटमेंट 1 मान लीजिए, और यहां पर जो है STMT यानी इसको स्टेटमेंट मान लीजिए 2। ठीक। अब क्या होगा कि इफ के जस्ट नीचे जो है यही आपका इफ का बॉडी कहलाएगा, है ना? इसके आगे जो है ये इफ का बॉडी नहीं कहलाएगा। इफ का बॉडी कौन कहलाएगा? इफ के जस्ट नीचे जो है वो। तो कंडीशन ट्रू होगा तो ये एग्जीक्यूट करेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। बाकी उसके नीचे ये स्टेटमेंट हो या आगे और भी स्टेटमेंट हो, इसका इस इफ से कोई मतलब नहीं है। याद रखना। ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप चाहते हैं कि सर ये जो कंडीशन ट्रू हो ना, तो दो दो स्टेटमेंट रन करे। ठीक है, ये स्टेटमेंट 1 भी रन करे और स्टेटमेंट 2 भी रन करे, और कंडीशन फॉल्स हो तो दोनों ही रन ना करे। तो ऐसा करने के लिए हम लोगों को इसको कंपाउंड स्टेटमेंट बनाना होगा। जब हम लोग इसको कंपाउंड स्टेटमेंट बना लेंगे तो क्या होगा? ये कंडीशन के ट्रू होने पर ये आपका दोनों स्टेटमेंट, यानी कि ये पूरा ब्लॉक,
ये पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, और कंडीशन अगर फॉल्स होगा तो ये पूरा का पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करेगा, रन नहीं करेगा। ठीक है। और भी कुछ बारीकियां हैं, जैसे इफ लिख करके अगर हमने यहाँ जीरो लिख दिया और यहाँ पर कोई स्टेटमेंट लिखा, ठीक, तो जीरो का मतलब क्या समझा जाए, ट्रू की फॉल्स? तो जीरो का मतलब जो है वो फॉल्स समझा जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कंप्यूटर में जीरो का मतलब फॉल्स होता है और वन का मतलब ट्रू होता है। इसका मतलब अगर हम लोग वन लिख दें तो ये क्या माना जाएगा, वन ट्रू माना जाएगा। ट्रू माना जाएगा तो ये स्टेटमेंट जो है ये एग्जीक्यूट करेगा, और जीरो फॉल्स माना जाता है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। लेकिन अगर हमने -5 लिख दिया और ये हमारा इफ का बॉडी हो गया, ठीक, तो ये -5 को क्या माना जाए, तो याद रखिएगा, जीरो को हम लोग फॉल्स मानते हैं, और जो नन जीरो होता है यानी जीरो को छोड़ करके उसे हम लोग ट्रू मानते हैं। तो -5 एक नन जीरो वैल्यू है, इसलिए इसे हम लोग ट्रू मानेंगे, और ट्रू मानेंगे तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, ये जनरल चीजें आपको मैंने यहाँ पर क्या किया, बता दिया। ठीक है, अब इस पे आधारित हम लोग जो है प्रोग्राम करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा इफ एल्स का भी जनरल फॉर्म देख लेते हैं। इफ लिखते हैं और पैरेंथेसिस में यहाँ पर कंडीशन, पैरेंथेसिस किसको बोल रहे हैं, ये जो ब्रैकेट है ना, ये इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं। तो इफ लिख के कंडीशन, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इफ का बॉडी, उसके बाद एल्स, और उसके बाद यहाँ पर एल्स का बॉडी। ठीक है, याद रखिएगा, सिंगल स्टेटमेंट हो तो ये कर्ली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है। अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट हो तो ये कर्ली ब्रेसेस लगाना होता है। एल्स के साथ भी यही है कि एल्स का स्टेटमेंट एक सिंगल है ना, बॉडी में केवल एक सिंगल स्टेटमेंट है तो आपको ये कर्ली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है। एक से ज्यादा स्टेटमेंट है तो आपको ये कर्ली ब्रेसेस लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे ज्यादा कोडिंग करेंगे वैसे वैसे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। इफ एल्स में क्या होता है, अगर कंडीशन ट्रू होगा तो ये इफ का जो बॉडी है ये एग्जीक्यूट करेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स इवेलुएट होता, तो एल्स का बॉडी क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। या तो इफ का बॉडी या तो एल्स का बॉडी, ट्रू होगा तो इफ का बॉडी, फॉल्स होगा तो एल्स का बॉडी। अब जो है हम लोग इफ एल्स इफ इसका भी जनरल फॉर्म देख लेते हैं। इफ कंडीशन, ठीक है, इसके नीचे इसका बॉडी, एल्स इफ, और भी कंडीशन हो सकते हैं, कोई अन्य कंडीशन, फिर एल्स इफ का बॉडी, और भी कंडीशन हो सकते हैं, तो एल्स इफ लिख करके कंडीशन और बॉडी। ठीक है, इसके बाद सबसे आखिरी में क्या होगा, एल्स होगा, और फिर एल्स का बॉडी होगा। कंडीशन ट्रू होगा तो ये एग्जीक्यूट करेगा और बाकी स्किप हो जाएगा, बाकी के पास नहीं जाएंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा, ठीक है, ये कंडीशन फॉल्स होगा तो अगला जो एल्स इफ है इसका कंडीशन को चेक करेंगे, अगर ये ट्रू होगा तो ये बॉडी एग्जीक्यूट होगा, बाकी अगले के पास नहीं जाएंगे चेक करने के लिए, है ना, कंडीशन वगैरह चेक करने के लिए। और अगर सारा कंडीशन फॉल्स होता है, ठीक है, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी, ये सभी कंडीशन फॉल्स होते हैं, तो सबसे आखिरी में जो एल्स का बॉडी है वो तो एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। यानी सबसे आखिरी में जो एल्स का बॉडी होता है वो कब एग्जीक्यूट करता है, जब सारे इफ और एल्स इफ वाले कंडीशन फॉल्स होते हैं तो एल्स का जो है बॉडी आपका एग्जीक्यूट करेगा। ठीक, अब हम लोग इन तीनों इफ स्टेटमेंट का ये जो तीनों प्रकार है इस पे आधारित हम लोग प्रोग्राम करते हैं। स्विच को उसके बाद देख लिया जाएगा। यहां पर देखिए, यहाँ प्रोग्राम में लिखा हुआ है हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच इंट मेन इंट नम। नम नाम का हमने यहाँ पर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया। ठीक, इसके बाद यहाँ एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, इंटर अ नंबर <10। तो आउटपुट आएगा, ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा तो हम लोग कोई नंबर डालेंगे, मान लीजिए हमने डाला 7। ये सी इन के माध्यम से नम नाम के वेरिएबल में 7 स्टोर हो जाएगा। फिर यहाँ है इफ, और यहाँ पर कंडीशन कि नम इज <10। तो नम में तो हमने 7 डाला था, 7 इज <10। इवेलुएट करेंगे तो बोलेंगे हाँ ट्रू।
कंडीशन ट्रू तो इफ का जो ये बॉडी है यानी इफ के जस्ट नीचे जो स्टेटमेंट है ये आपका एग्जीक्यूट करेगा, और एग्जीक्यूट करेगा और प्रिंट करेगा नंबर इज लेस देन 10। लेकिन उसके नीचे जो और जो स्टेटमेंट है ये इफ का बॉडी नहीं है, इसका इफ के कंडीशन से कोई मतलब नहीं है। अगर कंडीशन ट्रू होगा तो भी प्रिंट करेगा, कंडीशन फॉल्स होगा तो भी प्रिंट करेगा, इसलिए ये हमेशा प्रिंट करेगा, ऑलवेज रन। ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, आपने यहाँ पर ये देखा कि आपसे एक नंबर इनपुट करने के लिए कहा गया, आपने एक नंबर इनपुट किया, फिर आप इफ के पास गए यहाँ पर फैसला होने के लिए कि जो नंबर आपने डाला है वो 10 से कम है कि नहीं, तो पता चला 10 से कम है, कंडीशन ट्रू हुआ, तो इफ का जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट किया। ठीक है। उसके बाद आगे जितना भी स्टेटमेंट है वो इफ का बॉडी नहीं है, उसका इफ से कोई मतलब नहीं है, ट्रू हो चाहे फॉल्स हो वो रन करेगा ही करेगा, तो ऑलवेज रन ये प्रिंट किया। ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर मान लीजिए इस प्रोग्राम को दोबारा रन कराते हैं, इंट नम, नम आपका वेरिएबल है, स्टेटमेंट प्रिंट करेगा इंटर अ नंबर लेस देन 10। ठीक है। इंटर अ नंबर, इंटर अ नंबर लेस देन 10, और आपने इस बार 25 डाल दिया, इंटर किया, तो सी इन नम, नम में 25 आ गया। इफ अगर नम इज लेस देन 10, नम 25 है, लेस देन 10 है या नहीं, ये हो गया फॉल्स। ये हो गया फॉल्स, तो इफ का जो बॉडी है ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल यहाँ चलाएगा यहाँ, और ये प्रिंट करेगा ऑलवेज रन। तो आपने क्या देखा, कंडीशन फॉल्स होने की स्थिति में इफ का जो बॉडी है वो आपका एग्जीक्यूट नहीं करता है, अगर कंडीशन ट्रू होता है तो ही एग्जीक्यूट करता है। तो ये था आपका इफ स्टेटमेंट। अब हम लोग प्रोग्राम करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट के ऊपर। प्रश्न वही है, ठीक है, कि एक नंबर डालना है, नंबर आप डालेंगे, नंबर अगर 10 से कम है तो प्रिंट करेगा कि हाँ नंबर 10 से कम है, और अगर आपने 10 से कम कोई नंबर नहीं डाला यानी 10 से या 10 से बड़ा कोई नंबर डाल दिया, तो स्क्रीन पर एक मैसेज डिस्प्ले करे कि आपने जो नंबर डाला है वो 10 के बराबर है या फिर 10 से बड़ा है, ऐसा। तो हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम डॉट एज इंट मेन इंट नम, नम नाम का आपने जो है एक वेरिएबल बना लिया, फिर यहाँ वही मैसेज प्रिंट कर रहा है, आपसे पूछ रहा है या आपसे कह रहा है कि इंटर अ नंबर लेस देन 10। ठीक है, लेस देन 10। आप एक नंबर डालेंगे, मान लीजिए नंबर डाला आपने यहाँ पर 6। ठीक है, 6, तो नम में जो है वो 6 आ गया यहाँ पर। फिर कंडीशन चेक हुआ कि नम जो है वो लेस देन 10 है कि नहीं, तो नम आपने 6 डाला, लेस देन 10 है, हाँ है, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ये ट्रू हुआ तो इफ का जो ये बॉडी है ये एग्जीक्यूट करेगा, यानी प्रिंट करेगा कि नंबर इज लेस देन, है ना, लेस देन 10। ठीक। क्या आप एल्स के पास जाएंगे? नहीं, एल्स के पास नहीं जाएंगे। अगर इफ का कंडीशन ट्रू हो जाता है और उसका बॉडी एग्जीक्यूट कर जाता है तो आप एल्स के पास ना जाएंगे, और ना ही आप जाएंगे एल्स के बॉडी के पास, आप नहीं जाएंगे, सीधे आप जाएंगे आगे, है ना, एल्स से आगे ये जो लिखा हुआ है सी आउट ऑलवेज रन, ये आपका प्रिंट करेगा, क्योंकि ये ना तो आपका इफ का बॉडी है ना तो ये आपका एल्स का बॉडी है। ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि इस प्रोग्राम को हम लोग दोबारा रन कराते हैं और इस बार जो है हम नम का वैल्यू कुछ अलग डाल देते हैं। ठीक है, नम का वैल्यू कुछ अलग डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, नम का वैल्यू डाल दिया मान लीजिए 25। ठीक है, इंटर नंबर लेस देन 10 का हमने 25 डाल दिया। अब 25 डालेंगे तो फिलहाल तो ये तो आपका आउटपुट आएगा नहीं, आउटपुट कुछ और आएगा। तब देखिए क्या होगा, चेक करना है कि नम का वैल्यू जो है वो तो 25 डाला, क्या ये लेस देन 10 है, नहीं, फॉल्स। फॉल्स होने की स्थिति में हम एल्स के पास चले जाते हैं, है ना, इफ का कंडीशन चेक करेंगे, अगर वो फॉल्स होगा तो हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ जाएगा, एल्स के पास, और एल्स का जो स्टेटमेंट है या जो एल्स का बॉडी है वो एग्जीक्यूट करेगा। तो ये एग्जीक्यूट करेगा कि नंबर, ये पूरा आएगा नंबर ऐसे लिखा हुआ आएगा, नंबर इज ग्रेटर देन, है ना, नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, यानी ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। और ये जो है ये तो ना तो इफ का बॉडी है ना तो एल्स का बॉडी है, तो इसलिए ये आपका रन करेगा ही करेगा। ठीक है। तो आपने यहाँ क्या देखा, इफ एल्स में आपने ये देखा बेसिकली कि कंडीशन ट्रू होने पर कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है और कंडीशन फॉल्स होने पर जो है दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। ठीक। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं और इस बार हम लोग इफ एल्स पर जो है आधारित एक प्रोग्राम करते हैं।
प्रश्न लगभग लगभग वही है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कि आपसे कहा जाएगा एक नंबर डालने के लिए, आप एक नंबर डालेंगे, वो नंबर नेगेटिव है कि पॉजिटिव है कि जीरो है। ठीक है, तीन तरह का नंबर होता है ना, जीरो, जीरो से बड़ा पॉजिटिव और जीरो से छोटा नेगेटिव। तो इस तरह के प्रोग्राम में जो है ना, आपको कंडीशन लिखना, ये आपको जो है सीखना पड़ेगा कि कंडीशन कैसे लिखा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने वेरिएबल बनाया, नम नाम का वेरिएबल। ठीक, ये नम नाम का वेरिएबल, फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, इंटर अ नंबर। ठीक है, इंटर अ नंबर, आप एक नंबर डालेंगे, मान लीजिए आपने 6 डाला, तो नम में क्या है, 6 है। यहाँ चेक होगा, 6 इज लेस देन 0, क्या 6 जीरो से छोटा है, नहीं, फॉल्स। फॉल्स हो गया तो आप आएंगे यहाँ पर एल्स इफ, नहीं तो अगर, नहीं तो अगर, या नहीं तो क्या नम का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, आप बोलेंगे हाँ, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू हुआ इस एल्स इफ का, तो इसका जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट करेगा और आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर जो है प्रिंट करेगा, नंबर इज पॉजिटिव, नंबर इज पॉजिटिव। अब क्या एल्स के पास जाएंगे, यहां से नहीं जाएंगे। ये जो इफ है या एल्स इफ है या एल्स है, इन तीनों में से किसी एक के पास ही हम लोग जाते हैं और उसके बाद आगे हम लोग नहीं जाते हैं। ठीक है, तो एल्स इफ वाला जो है कंडीशन ट्रू हुआ तो हम लोग एल्स के पास नहीं जाएंगे। लेकिन मान लीजिए कि इस प्रोग्राम को हम लोग जो है फिर से रन कराते हैं और इस बार जो है हम लोग नंबर या नम में वैल्यू कुछ अलग डालते हैं। जैसे इस बार मान लीजिए हमने वैल्यू डाल दिया -10। ठीक, इंटर नंबर का है, आपने डाला -10। सबसे पहले यहां जाकर चेक होगा कि -10 इज लेस देन 0, क्या -10 जीरो से छोटा है, आप बोलेंगे हाँ, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू। तो प्रिंट होगा नंबर इज नेगेटिव, क्या प्रिंट करेगा, नंबर इज नेगेटिव प्रिंट करेगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, क्या इसका मुझे कोडिंग करके आपको दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए। अच्छा, ये कंडीशन ट्रू हो गया, इसका बॉडी एग्जीक्यूट कर गया। अब प्रोग्राम का कंट्रोल ना तो एल्स इफ के पास जाएगा ना तो एल्स के पास जाएगा, सीधे रिटर्न 0 के पास जाएगा और आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक, इसको भी समझ लिया आपने। अब मान लीजिए कि प्रोग्राम को हम लोग तीसरी बार रन कराने जा रहे हैं और इस बार जो है वैल्यू हम चाह रहे हैं कि 0 डाल के देखते हैं। ठीक है, इस बार जो वैल्यू है वो हम नम का 0 डालना चाहते हैं, तो हमने डाल दिया 0। यहाँ पूछा इंटर ए नंबर, आपने 0 डाल दिया। 0 डाल दिया तो यहाँ पहले इफ के पास चेक होगा, 0 इज लेस देन 0, हाँ या ना में उत्तर देना है, तो इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। फॉल्स हो गया तो आप जाएंगे एल्स इफ, इसके पास यहाँ कंडीशन फिर चेक होगा, 0 इज ग्रेटर देन 0, क्या 0 0 से बड़ा है, नहीं। तो कहाँ चले जाएंगे आप, यहाँ से एल्स के पास चले जाएंगे। तो जो आपने नंबर डाला ना तो वो 0 से छोटा है ना तो वो 0 से बड़ा है, मतलब 0 से बराबर होगा। तो एल्स वाले के पास में गए और यहाँ पर हमने यहाँ स्टेटमेंट प्रिंट करा दिया कि जो नंबर है वो नंबर क्या है, वो नंबर इज इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो सर हमने यहाँ पर ऐसे क्यों लिख दिया, भाई सीधी सी बात है, कोई नंबर के बारे में अगर हम लोग कहें तो तीन ही चीजें हो सकती है ना, या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव या तो 0। अब नेगेटिव वाला जो कंडीशन है वो फॉल्स कर गया, पॉजिटिव वाला कंडीशन हमने यहाँ पर लिखा, तो जाहिर सी बात है ये एल्स जो है वो 0 वाला कंडीशन के लिए ही है एक तरीके से, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया नंबर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, आपको ध्यान रखना है इफ एल्स में क्या होता है कि अगर एक से ज्यादा कंडीशन हो तो इफ यहाँ कोई कंडीशन, दो कंडीशन हो तो एल्स इफ यहाँ फिर कोई कंडीशन, और भी कंडीशन हो तो एल्स इफ यहाँ पर कंडीशन, इस तरीके से कंडीशंस ज्यादा होंगे तो आप एल्स इफ लगाते जाइए, और जब सारा कंडीशन फॉल्स होगा तो लास्ट में एल्स होता है। ये होता है इसका स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर एक छोटा सा चीज है जिसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है सी आउट और यहाँ कंडीशन लिखा हुआ है 10 इज ग्रेटर देन 5 और यहाँ पर लिखा हुआ है सेमीकोलोन, ये क्या सही है या गलत है, देखिए ये सही है। ठीक है, ये एरर नहीं देगा, लेकिन इसका मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए। अगर मैंने लिखा इफ 10 इज ग्रेटर देन 5, अब इस सेमीकोलोन को हम लोग उसके आगे लिखें चाहे नीचे लिखे, बात एक ही है ना, यहाँ लिखो आप या इसके आगे लिखो, बात एक ही है। और आपको याद होगा केवल सेमीकोलोन को हम लोग क्या कहते थे, इसको कहते थे हम लोग इम्पटी स्टेटमेंट। ठीक है, इम्पटी स्टेटमेंट, या फिर हम लोग इसको कहते थे नल स्टेटमेंट।
और नल स्टेटमेंट क्या करता है? कुछ नहीं करता है, कुछ प्रिंट प्रिंट नहीं करेगा। नल स्टेटमेंट केवल नाम का स्टेटमेंट है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो कंडीशन जो है ये ट्रू हो जाएगा, और कंडीशन ट्रू होने की स्थिति में ये जो है ये इफ का क्या हो गया? बॉडी हो गया। बॉडी हो गया मतलब ये एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन ये एग्जीक्यूट करके करेगा क्या? कुछ प्रिंट प्रिंट नहीं करेगा, बस हाँ हम इसका जो है कि स्टेटमेंट है, बस नाम का ये स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर ये कोई एरर नहीं बताएगा। कंडीशन ट्रू होगा तो ये अपना काम करेगा, मतलब काम करेगा मतलब कुछ नहीं करेगा। ठीक है। तो ये गलत नहीं है। कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिए तो क्या आपका जो कंपाइलर है वो एरर देगा? नहीं, एरर नहीं देगा। ठीक। अब अगला हम लोग जो है वो सीखने जा रहे हैं स्विच केस स्टेटमेंट। ठीक है। इसका हम लोग जो है जनरल फॉर्म देख लेते हैं, प्रोग्राम भी देखेंगे एक छोटा सा। जनरल फॉर्म कुछ इस प्रकार से होता है कि मेन के अंदर, ये सब कुछ मेन फंक्शन के अंदर ही लिखा जाएगा। मेन के अंदर स्विच एक कीवर्ड होगा, यहाँ कोई एक्सप्रेशन होगा, एक्सप्रेशन के रूप में कोई वेरिएबल भी हो सकता है। फिर ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, फिर यहाँ केस नाम का एक कीवर्ड होगा, जैसे स्विच एक कीवर्ड है, इफ एक कीवर्ड है, एल्स एक कीवर्ड है, केस नाम का कीवर्ड होगा। और फिर यहाँ पर लिखा हुआ होगा एक कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब कोई वैल्यू, आप पढ़े हैं ना, इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोट कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट, तो कोई कांस्टेंट होगा। फिर यहाँ एक स्टेटमेंट होगा और ये ब्रेक। फिर केस कीवर्ड, फिर दूसरा कोई कांस्टेंट वैल्यू, कोलोन आपको देना है, भूलना नहीं है। फिर अगला स्टेटमेंट और फिर ब्रेक। और इसी प्रकार से हो सकता है केस और कांस्टेंट एन। फिर इसके लिए यहाँ पर स्टेटमेंट और फिर ब्रेक। और सबसे आखिरी में क्या है? डिफॉल्ट है। और फिर यहाँ पर एक स्टेटमेंट है। कैसे काम करता है? यहाँ डायग्राम देखिए, यहाँ पर फ्लो चार्ट है बेसिकली। यहाँ कोई एक्सप्रेशन होगा, एक्सप्रेशन होगा। केस वन, केस वन का मतलब ये केस वन नहीं है, केस एक कीवर्ड है, वन एक वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है। यहां पर इस एक्सप्रेशन में कोई वैल्यू होगा, उस वैल्यू को हम लोग केस के साथ लगा हुआ वैल्यू के साथ मैच कराते हैं कि ये आपस में इक्वल है कि नहीं। थोड़ा ध्यान से आप लोग यहाँ पर देखना है। मैंने यहाँ पर क्या बताया? मैंने यहाँ पर ये बताया कि इस एक्सप्रेशन में कोई वैल्यू होगा और केस के साथ लगा हुआ ये जो वन है ना, वन के बदले में कोई वैल्यू हो सकता है, तो उसको चेक कराया जाएगा कि वो वैल्यू और केस के साथ लगा हुआ जो कांस्टेंट है वो क्या आपस में बराबर है। अगर आपस में बराबर है तो स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट करेगा। एंड ब्रेक, ब्रेक का मतलब होगा सीधे आप जो है एकदम यहां पहुंचेंगे, इस जगह पर। आप ना तो इसके पास जाएंगे ना तो इसके पास जाएंगे। ब्रेक का मतलब होगा सीधे यहां से जंप करके सीधे नीचे, सीधे यहां पर पहुंचेंगे। क्लियर? अगर आप देखते हैं कि यहाँ जो वैल्यू है वो वैल्यू इस वाले वैल्यू से मैच नहीं किया, तो फिर आप केस टू के साथ लगा हुआ जो वैल्यू है उसके साथ इसको मैच कराएंगे। अगर मैच कर गया तो ये स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट करेगा। एंड ब्रेक से क्या होंगे? आप सीधे प्रोग्राम के एंड में यहाँ आ जाएंगे। ठीक है। अगर यहाँ जो वैल्यू है वो इससे मैच नहीं किया, इससे मैच नहीं किया, और ये इससे मैच कर गया यहाँ, तो फिर ये स्टेटमेंट थ्री एग्जीक्यूट करेगा। एंड ब्रेक से क्या होगा कि आप ये जो स्विच वाला जो पूरा सेक्शन है या ब्लॉक है, यहाँ से सीधे क्या हो जाएंगे? सीधे बाहर हो जाएंगे। और अगर यहाँ जो एक्सप्रेशन में जो वैल्यू होगा वो वैल्यू किसी से मैच नहीं किया, तो सीधे आप चले जाएंगे डिफॉल्ट के पास, और डिफॉल्ट का जो स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पर ब्रेक का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है वो हम लोग आगे समझ जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं स्विच केस स्टेटमेंट से संबंधित, जैसे स्विच केस, ब्रेक और डिफॉल्ट, ये चारों क्या हैं? ये चारों कीवर्ड्स हैं, स्पेशल वर्ड्स हैं। दूसरा पॉइंट, ब्रेक और जो डिफॉल्ट हैं ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल कहने का मतलब एज पर रिक्वायरमेंट इसको लगाया जाता है। अगर प्रोग्राम के अंदर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो नहीं लगाएंगे। इसके अलावा एक्सप्रेशन मस्ट बी इंटीजर टाइप और कैरेक्टर टाइप इन स्विच। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ जो एक्सप्रेशन होगा वो या तो इंटीजर टाइप का होगा या कैर टाइप का होगा। कहने का मतलब ये जो केस के साथ यहाँ कांस्टेंट बोल रहे हैं ना, या तो यहाँ पर कोई इंटीजर कांस्टेंट होगा या फिर कोई यहाँ पर कैरेक्टर कांस्टेंट होगा। फ्लोट, डबल, ये सब इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ जो वैल्यू होगा वो इंटीजर या कैरेक्टर ही होंगे। अब हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं स्विच का। हैश इंक्लूड आईस्ट्रीम डॉट एच मेन फंक्शन, यहाँ पर है इंट नम, यानी कि नम नाम का हमारा एक वेरिएबल है। आउटपुट में ये प्रिंट करेगा इंटर अ नंबर, या इंटर अ नंबर होना चाहिए था, इंटर अ नंबर वन टू और थ्री। ठीक है। यानी कुछ इस प्रकार से कि इंटर अ नंबर वन टू या थ्री।
आपने आपका इच्छा हुआ कि मैं टू डालूंगा, आपने टू डाल दिया, तो टू जो है किस में जाकर स्टोर हुआ, यहाँ पर नम में। अब आप देखिए यहाँ पर स्विच के साथ यहाँ पर नम है, यानी एक्सप्रेशन के रूप में यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, एक्सप्रेशन के रूप में वेरिएबल है। नम में अभी क्या स्टोर किया आपने, टू स्टोर किया। अब आइए यहाँ पर केस, केस इज अ कीवर्ड, और इसके साथ एक वैल्यू है वन। तो यहाँ टू और ये वन क्या दोनों आपस में बराबर हैं, नहीं, आपस में बराबर नहीं है। तो फिर अगले केस के साथ जो लगा हुआ वैल्यू है उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। किसका, नम का वैल्यू का। तो नम का वैल्यू टू है और यहाँ केस के साथ लगा हुआ वैल्यू भी टू है, तो ये आपस में इक्वल है। ठीक है, इक्वल है, हाँ है। हाँ होते ही ये केस टू के साथ लगा हुआ जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट करेगा, यानी स्क्रीन पर प्रिंट करेगा क्या, टू। और ब्रेक से क्या होगा ना, कि यहाँ जैसे ये स्विच खुला है और यहाँ पर स्विच ये बंद हुआ है, ठीक है, तो जैसे ही ब्रेक के पास पहुंचेंगे या हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल ब्रेक के पास पहुंचेगा तो वो मुझको सीधे इस स्विच केस के ब्लॉक से बाहर भेज देगा, यानी हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल सीधे यहाँ आएगा और आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो प्रोग्राम का आउटपुट कुछ इस तरीके से होगा। चलिए इस प्रोग्राम को अगर हम लोग और भी रन कराएं, ठीक है, तो मान लीजिए इस बार आपसे यहाँ पर कहा गया कि इंटर अ नंबर वन टू और थ्री। मान लीजिए मैंने नम में जो है फाइव डाल दिया, ठीक, नम में क्या है, फाइव है। ये फाइव को वन से मैच कराएंगे, मैच नहीं किया। इस फाइव को टू से मैच कराएंगे, मैच नहीं किया। इस फाइव को थ्री से मैच कराएंगे, मैच नहीं किया। तो जब भी किसी भी केस के साथ लगा हुआ कांस्टेंट के साथ वो मैच नहीं करता है तो हम लोग कहाँ चले जाते हैं, डिफॉल्ट के पास, और डिफॉल्ट का जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, प्रिंट करेगा अदर देन वन टू और थ्री। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट कर देगा कब, जब आपने यहाँ एक ऐसा वैल्यू डाला जो किसी भी केस के साथ क्या किया, मैच नहीं किया। अच्छा, यहाँ पर डिफॉल्ट के साथ ये ब्रेक जो है गलती से लिख दिया है मैंने, गलती से लिख दिया है मैंने। यहाँ आप इसको नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे भी तो एरर नहीं बताएगा, लेकिन यहाँ ये बिना मतलब का जो है यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग एक चीज गौर करते हैं। मान लीजिए कि ये ब्रेक नहीं होता, ठीक है, ये ब्रेक नहीं होता, ये ब्रेक नहीं होता, ये ब्रेक नहीं होता। यहाँ कहता इंटर अ नंबर वन टू और थ्री। मान लीजिए हमने यहाँ पर वन ही डाल दिया, नम का वैल्यू क्या डाल दिया, वन। तो वन से वन मैच करेगा तो प्रिंट करेगा क्या, ओ एन ई वन। तो आउटपुट में प्रिंट करेगा ओ एन ई वन। लेकिन ब्रेक नहीं लगा होने के कारण हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल केस टू के स्टेटमेंट के पास भी चला जाएगा। केस टू के पास नहीं, केस टू के स्टेटमेंट के पास चला जाएगा, ब्रेक नहीं लगा होने के कारण। और ये जो है ये भी क्या कर देगा, ये भी प्रिंट कर देगा। अब यहाँ भी ब्रेक नहीं लगा हुआ है तो केस थ्री का जो स्टेटमेंट है वो भी प्रिंट कर देगा, थ्री। ठीक है, अब यहाँ भी ब्रेक नहीं लगा होने के कारण जो है डिफॉल्ट का जो स्टेटमेंट है वो भी प्रिंट कर देगा अदर देन वन और टू और थ्री। तो ब्रेक नहीं लगने के कारण ये नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। इसको और मोर क्लियरली समझते हैं। मान लीजिए पहला ब्रेक नहीं है, दूसरा ब्रेक नहीं है, तीसरा ब्रेक है, और यहाँ कहा गया इंटर अ नंबर वन टू और थ्री। मान लीजिए आपने यहाँ पर टू डाल दिया, तो टू से वन मैच नहीं किया, टू से टू मैच कर गया, मैच कर गया तो इसका स्टेटमेंट टी डब्ल्यू ओ टू प्रिंट करेगा। फिर यहाँ ब्रेक नहीं लगा है तो ये केस थ्री का जो स्टेटमेंट है वो भी एग्जीक्यूट करेगा, है ना। लेकिन यहाँ ब्रेक लग गया तो ये ब्रेक मुझको कहाँ भेज देगा, स्विच से बाहर, यानी रिटर्न जीरो। और इस प्रकार से हम लोग को टू और थ्री हम लोग को आउटपुट में मिलेगा। तो ब्रेक नहीं लगाने से क्या होगा असर, वो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। तो ये था आपका डे फाइव का लेक्चर। डे फाइव के लेक्चर में हमने फ्लो ऑफ कंट्रोल को जाना, फ्लो ऑफ कंट्रोल में सिक्वेंशियल फ्लो को हमने देखा, और इसके अलावा हमने सिलेक्शन फ्लो को भी देखा। हमारा जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम लोग इटरेशन फ्लो को हम लोग देखेंगे। वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी जो है ध्यान देने वाला आपका टॉपिक है। उस पे ही आगे के जितने भी लेक्चर होंगे या आपकी जो प्रोग्रामिंग होगी वो सारे के सारा जो है यही इफ एल्स स्विच और इटरेशन स्टेटमेंट जो होगा उस पर डिपेंड करेगा। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास में अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कंप्यूटर साइंस लिया है उन्हें ज़रूर शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा उतना ज़्यादा जो है हमारा चैनल बढ़ने के आसार होंगे। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।